नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा और आज मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा पे मैं भारत का संवैधानिक विकास की आज लास्ट पार्ट जो कि पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं 2 पार्ट डाल चुका हूं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज उसका आखिरी अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना दिया है। इसमें से आपको पढ़कर इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी बिल्कुल भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन। ठीक है। और ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। और देखिए, भारत सचिव थे इस समय सैमुअल होर। जब ये अधिनियम प्रस्तुत किया गया था और जब ये अधिनियम पारित हुआ था उस समय भारत सचिव थे लॉरेंस इंडांस। ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि देखिए, 1919 की असफलता व रोलेट एक्ट से नाराज भारतीयों में असंतोष उपजा। इस कारण से 1935 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। इसके बाद देखिए, भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग करना शुरू कर दिया था और उत्तरदायी शासन की मांग भी की गई। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में, जो कि 1928 में आई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल समिट होती थी जो कहाँ हुई थी? लंदन में। उसमें एक श्वेत पत्र आया जिसमें सुझाव दिया गया कि प्रांतों में पूर्ण व केंद्रों में आंशिक उत्तरदायित्व दिया जाए। भारत के प्रांतों में तो पूर्ण व केंद्रों में आंशिक उत्तरदायित्व दिया जाए। प्रांतों व संघों में शक्तियों का विभाजन किया जाए। प्रांतों और संघों में शक्तियों का विभाजन किया जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए, संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, इसकी स्थापना की जाए। इसकी स्थापना का मतलब जो प्रस्ताव आया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से आया था। ठीक है। इसमें देखिए, संघ व इकाइयों के मध्य जो विवाद होते थे, संघीय न्यायालय का उद्देश्य क्या था? संघ व इकाइयों के मध्य जो विवाद होते थे उनको सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रस्तुत किया गया था फरवरी 1935 को और ये पारित होकर अधिनियम कब बना? 2 अगस्त 1935 को। ठीक है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, इसमें 14 भाग थे, 10 अनुसूचियां थी व 321 धाराएं यानी अनुच्छेद। 321 इसमें अनुच्छेद थे। इसकी प्रस्तावना अलग से इसकी प्रस्तावना नहीं थी। इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही जोड़ा गया था और इसके तहत भारत परिषद का विघटन कर दिया गया जिसकी स्थापना 1858 के अधिनियम के तहत की गई थी। इसको विघटन कर दिया गया और भारत सचिव का पद तो वैसा का वैसा ही रहा। भारत सचिव का पद तो संचालित रहा, प्लस उसमें उसका क्या है, सलाहकार जोड़ दिए गए और सलाहकार में अधिकतम 6 सदस्य व न्यूनतम 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसमें भारतीय संघ बनाया गया जिसका उल्लेख किसमें था? 1935 के अधिनियम के भाग 2 में और धारा 5 में इसका उल्लेख था, जिसमें संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संघीय व्यवस्था में कौन कौन शामिल थे? इसमें देखिए, ब्रिटिश प्रांत शामिल थे जिनका होना अनिवार्य था, देसी रियासतें जिनका शामिल होना क्या था? ऐच्छिक था, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। आपको बता दूंगा वो कौन कौन से थे 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत। अजमेर मेरवाड़ा, जिसके बाद है बलूचिस्तान, उसके बाद कुर्ग है और दिल्ली है। ठीक है। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और देसी रियासतों के लिए 2 शर्तें थी, मतलब इनके लिए 2 शर्तें थी संघीय व्यवस्था में होने के लिए। राज्य परिषद होनी चाहिए जिसकी कुल निर्धारित सीटें कितनी थी? 104 सीटें थी और इसके आधे सदस्य यानी कि 104 के आधे 52 सदस्य चुन लिए गए हों, मतलब इसके 52 सदस्य पहले चुन लिए गए हैं। और दूसरी थी इसकी रियासतों की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के 1/2 यानी कि आधी होनी चाहिए, भाग पर प्रतिनिधित्व करती हो। संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, इसमें बहुत असंतोष हुआ, इसलिए संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। और देखिए, संघीय विधायिका की स्थापना की गई, संघीय विधायिका जिसका उल्लेख 1935 के अधिनियम की धारा 18 में है। केंद्र में द्विसदनीय संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई जिसकी संरचना देखिए, अनुसूची 1 में इसकी संरचना का उल्लेख है। और इसमें देखिए, दो इसके सदन थे। एक तो राज्य परिषद जो कि स्थायी सदन था, इसमें 260 सदस्य थे। 260 सदस्यों में से 156 सदस्य थे इसके कौन थे? ब्रिटिश भारत से आने थे और 104 सदस्य देसी रियासतों के थे। ठीक है। इसका कार्यकाल था 9 वर्ष और प्रत्येक 3 वर्ष में, जैसे भी राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं व नए चुने जाते हैं, उसी प्रकार इसमें प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होकर उनका स्थान रिक्त हो जाता था और दूसरे सदस्य आ जाते थे उसमें। ठीक है। और दूसरा है विधानसभा, जिसमें उस समय 375 सदस्य थे, जिसमें 250 का चयन तो कहाँ से होना था? ब्रिटिश भारत से, और 125 का देसी रियासतों से। इसका कार्यकाल था 5 वर्ष। ये अस्थायी सदन था। ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं।
आगे देखिए इसमें 156 ब्रिटिश सदस्य, 156 ब्रिटिश सदस्य मतलब किसमें, राज्य परिषद में से 6 तो मनोनीत कौन करेगा, गवर्नर जनरल, ठीक है, 6 को तो मनोनीत गवर्नर जनरल करेगा। उसके बाद इसमें सीटों का क्या किया गया, वर्गवार बंटवारा किया गया, जिसमें से हिंदू कितनी परसेंट सीटों पे थे, 42% सीटों पर हिंदू थे, और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक थे वो 24% सीटों पर, और आरक्षित सीटें कितनी रखी गई, 33% सीटें आरक्षित रखी गई। केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा में 105 सीटें तो किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए, और 19 एससी की, एससी यानी अनुसूचित जाति की। पहली बार सीटें आरक्षित की गई किसके लिए, हरिजन के लिए। 1935 में पहली बार हरिजनों के लिए, महिलाओं के लिए, जमींदारों के लिए और श्रमिकों के लिए क्या की गई, सीटों को आरक्षित किया गया। राज्य परिषद देखिए, राज्य परिषद के चुनाव होते थे, प्रत्यक्ष चुनाव, 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की मतलब 30 वर्ष की आयु रखने वाला सदस्य इसका चुनाव में भाग ले सकता था, ठीक है। और विधानसभा, विधानसभा जो कि निम्न सदन है, इसके चुनाव होते थे अप्रत्यक्ष चुनाव, और इसके उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक थी। संघीय न्यायालय जो कि फेडरल कोर्ट था, इसका उल्लेख है इसके भाग 9 की धारा 200 में, 200 में संघीय न्यायालय का। तो इसमें देखिए इसकी संरचना, इसका एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 7 न्यायाधीश इसके थे। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसमें विवादों के मतलब जो अपील की जाती थी वो लंदन के प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। ये अस्तित्व में कब तक रहा, 1 अक्टूबर 1937 तक ये अस्तित्व में रहा, ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 तक अस्तित्व में रहा। इसके भारत में पहले चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस मॉरिस गोयर को संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और फर्स्ट भारतीय कौन थे, पहले भारतीय H.G. कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक है, इनको सर्वोच्च न्यायालय का यह चुना गया मुख्य न्यायाधीश। यह अस्तित्व में कब तक रहा, संघीय न्यायालय अस्तित्व में रहा 27 जनवरी 1950 तक। इसके बाद 28 जनवरी 1950 का भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया, तो उसके साथ ही ये संघीय न्यायालय खत्म हो गया। अब हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट का भी इसमें वर्णन था 1919 के भारत शासन अधिनियम में, तो इसका उल्लेख इसकी धारा 219 में व 220 में है। और कहाँ कहाँ हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, इलाहाबाद में, लाहौर, पटना, ठीक है। और चीफ कोर्ट कहाँ बनाया गया था, अवध में। और न्यायिक कमिश्नर कोर्ट्स कहाँ कहाँ थे, मध्य प्रांत में और बरार में। उसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में और सिंध प्रांत में, इनमें न्यायिक कमीशन कोर्ट्स बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, प्रांतीय विधायिका का उल्लेख था धारा 60 में, जिसकी संरचना का था उल्लेख अनुसूची 5 में। जो 1919 में इनकी संख्या थी बर्मा सहित 9 थी, और ठीक है। इसके बाद 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो इनकी संख्या कितनी रह गई, 8, प्रांतीय विधायिकाओं की संख्या 8 रह गई, प्लस 3 और जोड़ दी गई इसमें 1935 में, सिंध, उड़ीसा और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। तो अब टोटल कितनी हो गई इनकी संख्या प्रांतीय विधायिकाओं की, 11, ठीक है। 6 में तो क्या थी, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक यानी एक में विधान परिषद उच्च सदन, एक विधानसभा निम्न सदन। तो 6 द्विसदनात्मक प्रांतीय विधायिका कौन कौन सी थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार व असम में द्विसदनात्मक थी। शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किसमें था, अनुसूची 7 में, जिसमें संघ सूची, प्रांतीय सूची व संवर्ती सूची को बनाया गया। तो संघ सूची के 59 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था, प्रांतीय सूची के 54 विषय थे और संवर्ती सूची के 36 विषय थे। और जो इन तीनों के अलावा आते थे, अवशिष्ट विषय कहा जाता था। अवशिष्ट विषयों पर शक्ति बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय कहा जाता था, उसको था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन दिया गया। 4 विषय, सुरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले व जनजातीय व कबीलाई क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद की सलाह से बनाए जाते थे। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में स्वतंत्रता दी गई, द्वैत शासन समाप्त किया गया और पूर्ण स्वायत्तता दी गई प्रांतों को, ठीक है। इसका आधार रहा, इसके आधार देखिए 1935 के अधिनियम की धाराएं, प्रांतों में विदेशों से ऋण ले सकते थे। तो 1935 के अधिनियम की धारा के तहत प्रांत भी क्या कर सकते थे, अब विदेशों से उधार ऋण ले सकते थे। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, निर्देशों के उपकरण, जिनको हम अब नीति निर्देशक तत्वों के आधार मानते हैं। तो इसका आधार भी कहाँ है, 1935 के अधिनियम में, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर जनरल वास्तविक प्रमुख था, संवैधानिक प्रमुख नहीं था। शासन का संचालन व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सलाह से किया जाता था। 1935 की धारा 102 में आपातकाल, अव्यवस्था व अशांति व युद्ध की स्थिति में आपातकाल लगा सकता था कौन, गवर्नर जनरल को अधिकार था आपातकाल लगाने का। इसकी धारा 156 में गवर्नर जनरल के निर्देश थे, जो कि प्रांतीय सरकारों को भारत में शक्ति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिए गए थे।
कुछ विधेयक जो कि प्रस्तुत नहीं होंगे गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना। कुछ प्रस्ताव थे, विधेयक थे जो प्रस्तुत नहीं हो सकते थे। प्रांतों का बजट में गवर्नर जनरल निगरानी रखता था। इसकी निगरानी में प्रांतों के बजट बनाए जाते थे। स्वायत्त शासन हेतु 3 अप्रैल 1937 को चुनाव हुए। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत 3 अप्रैल 1937 को भारत में चुनाव हुए। 11 प्रांतों में से 5 में तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, 3 में कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बनी और सिंध में मुस्लिम लीग इसकी सत्ता बनी। यानी 11 में से 8 में तो कांग्रेस ने जीत हासिल की। ठीक है, और 1937 के बाद जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए संरक्षण व आरक्षण की व्यवस्था की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में। प्रांतों में उत्तरदायी शासन का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहा गया, मतलब प्रांतों में भी केंद्र क्या कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था। इस कारण से इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहा गया। बर्मा, बरार व अदन के संबंध में देखिए परिवर्तन देखिए 1935 के अधिनियम में। इसमें क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 3 मार्च 1936 को। उसके बाद क्या हुआ, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक विभाग के अधीन कर दिया गया, जो कि 1 अप्रैल 1937 को धारा 288 के तहत लागू हुआ। और बरार पर निजाम यानी हैदराबाद की नाम मात्र की सत्ता स्वीकार की गई। ठीक है, इसके देखिए मताधिकार एवं निर्वाचन 1935 के तहत मताधिकार और निर्वाचन का अधिकार दिया गया, जिसमें मताधिकार में निर्वाचन में विस्तार किया गया। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति कायम रही। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति हिंदू, मुस्लिम और अन्य वर्गों में बांटा गया। अनुसूची 6 में मताधिकार निर्वाचन का प्रावधान था। आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई। 1935 के अधिनियम के तहत नहीं हुई। देखिए 1935 का अधिनियम कब पारित हुआ था, अगस्त 1935 को, और इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1935 को। इसलिए 1935 के अधिनियम के तहत हम नहीं मानेंगे कि आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखिए इसकी संघीय मंत्रिपरिषद, गवर्नर जनरल की सहायता व परामर्श हेतु ये संघीय मंत्रिपरिषद बनाई गई, जिसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते थे। इसकी बैठक की अध्यक्षता गवर्नर जनरल सुविवेक से करता था और गवर्नर जनरल का निर्णय अंतिम निर्णय माना गया, जो कि विवेकाधीन कार्यों में गवर्नर जनरल का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। प्रांतों में गवर्नर देखिए गवर्नर बनाए गए, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। और इसका वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें है, अधिनियम की 3री अनुसूची में प्रांतों में गवर्नर के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। आपात संबंधित उपबंधित किसमें थे, धारा 45 में व धारा 102 में, जो किसके अधीन आते थे, गवर्नर जनरल को आपातकाल पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संघीय रेलवे प्राधिकरण, रेलवे का उल्लेख किसमें है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के भाग 8 की धारा 181 से लेकर 199 में रेलवे प्राधिकरण का उल्लेख किया गया। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का उल्लेख किसमें किया गया, 1919 की अधिनियम की धारा की 96 में इसका उल्लेख किया गया था। इसके तहत 1924 में ली आयोग का गठन किया गया, जिसने 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की और इसने 1 अप्रैल 1986 को फेडरल एफपीएससी का गठन किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया 1935 के अधिनियम के तहत। अन्य तथ्य देखिए इसकी अधिनियम 1935 की धारा 11 में गवर्नर जनरल को प्रतिरक्षा, ईसाई धर्म, विदेशी संबंध व जनजातीय व कबीलाई क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। इसकी 3री अनुसूची में गवर्नर जनरल के वेतन भत्ते, जो कि 2,50,800 रुपये थे उस जमाने में। 1935 में गवर्नर जनरल का मासिक वेतन था 2,50,800 रुपये। और 4थी अनुसूची में पदाधिकारियों को शपथ का उल्लेख है। ठीक है, नेहरू जी ने क्या कहा है, 1935 के अधिनियम को नेहरू जी ने क्या कहा है, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है, और इसको दास्ता का घोषणा पत्र भी नेहरू जी ने कहा है। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा है, द्वैध शासन से भी बुरा शासन बताया है। क्लीमेंट एटली ने क्या कहा है, एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा है 1935 के अधिनियम को, ऐसा जहाज की संज्ञा दी है जिसका इंजन ही गायब है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा है, संघ की योजना को बेकार व अस्वीकार्य बताया है। ऐसी योजना जो बिल्कुल बेकार है उसे हम भारतीय स्वीकार नहीं कर सकते, मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया है। मदन मोहन मालवीय ने क्या बताया है, बाह्य प्रजातांत्रिक रूप से तो ये परंतु पूर्ण है, परंतु अंदर से ये बिल्कुल खोखला है 1935 का अधिनियम। देखिए अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, कांग्रेस ने इसको क्या किया, अस्वीकार किया, और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
भारतीय संविधान में 1935 का प्रभाव देखिए, 1935 का प्रभाव बिल्कुल भारतीय संविधान में दिखता है। इसका प्रयोग देखिए, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है, भारतीय संविधान सीधे तौर पर 1935 पर आधारित है। इसमें देखिए, संघीय योजना भारत के संविधान में ली गई है 1935 से। केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी भारत के संविधान में है, जो 1935 से लिया गया है। केंद्र तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। द्विसदनीय विधानमंडल यानी एक तो क्या होगी, विधान परिषद होगी, एक होगी विधानसभा। राज्यपाल के प्रावधान, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, वीटो की शक्ति कहाँ से ली गई है, 1935 के अधिनियम से, जो कि इसमें गवर्नर जनरल को दी गई थी। संघीय कानून और राज्य कानूनों में अगर टकराव की स्थिति होती है तो संघीय कानून को ही मान्यता दी जाएगी। इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 251 में है, मतलब 251 अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के, और 1935 की धारा 107 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 व 353 में है, 1935 के अधिनियम में अनुच्छेद 102 में इसका उल्लेख है। और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग भी भारत सरकार ने किससे लिया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जिसमें संघीय संसद होगी व कार्यपालिका के निर्देशानुसार, संघीय संसद व कार्यपालिका के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 256 में, और 1935 की धारा 126 में इसका उल्लेख था। तो दोस्तों धन्यवाद। आज आपका संवैधानिक विकास जो कि मैंने 3 पार्टों में करवाया है वो पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि मेरे चैनल पर भी मतलब क्या है आपका प्यार बढ़ता रहे। कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।